तो बेटा आज का जो मेन टॉपिक है ये आपके सिलेबस में रह रहे हैं। ये सारे मिला करके 30 मिनट्स के होंगे और ये अकेला लगभग आधा से पौन घंटे का है। तो मैं आज इस सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को निपटा रहा हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और साथ में निकालेंगे हम उससे जुड़ी हुई कुछ और फॉर्मूले, गामा कैसे निकलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम से, सीपी कैसे निकलेगा, सीवी कैसे निकलेगा। तो बेटा पहले बेसिक्स समझ लीजिए जिनकी आज जरूरत है। बेटा जब भी हम किसी मटेरियल को हीट देते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग वो हीट दो ही काम आ सकती है। पहला इंटरनल एनर्जी बनाने में या वर्क डन करने में, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि dw का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला है pdv, वेयर dv इज चेंज इन वॉल्यूम। अब यदि कहीं पर वॉल्यूम में चेंज ही ना हो तो वहां dw 0 होगा। अब मैं एक स्पेशल केस लेता हूं। मान लो मेरे पास कहीं पर 1 मोल गैस है जिसको मैंने गर्म करा कांस्टेंट वॉल्यूम पर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर मैंने 1 मोल गैस को गर्म किया। तो तुम जानते हो हीट का फॉर्मूला गर्म करते समय N कैपिटल C डेल्टा T। बेटा दो फॉर्मूले थे, एक यदि स्मॉल सी दिया हो, स्पेसिफिक हीट दी हो तब तो MC डेल्टा T, और मोलर स्पेसिफिक हीट दी हुई हो तो NC डेल्टा T। तो मेरे बेटा हीट का फॉर्मूला था NC डेल्टा T। मैंने ली है सिर्फ 1 मोल गैस, तो ये रह जाएगा C डेल्टा T। मैं टेम्परेचर को बहुत ही कम बढ़ाऊंगा तो डेल्टा T बन जाएगा हमारा DT, क्योंकि आपने टेम्परेचर में राइज बहुत कम करी है। और फिर कम राइज करने के लिए हीट भी कम चाहिएगी तो DQ, हीट भी कम चाहिएगी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ है तो CV। तो इसका मतलब जो CV है उसे आप कह सकते हैं DQ बाई DT। रिमेंबर 1 मोल गैस के लिए है ये फॉर्मूला। फिर से देख, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। नंबर ऑफ मोल 1 लिया तो C डेल्टा T। टेम्परेचर बहुत कम बढ़ाया तो DT। कम टेम्परेचर बढ़ाने में हीट भी कम चाहिए हुई DQ, तो DQ इज इक्वल टू CV dt। CV क्यों लिखा? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। बट DQ होता है DU प्लस DW। आप कहोगे सर DW आप फिर लिख क्यों नहीं रहे? मुझे बता DW क्या होता है? PdV। कांस्टेंट वॉल्यूम में वॉल्यूम चेंज नहीं होने का। DV क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। जब वॉल्यूम में चेंज ही नहीं होगा तो DV 0, और जब DV 0 तो वर्क डन 0। तो कायदे में लिखना था DQ को DU प्लस DW, लेकिन DW है 0 तो DQ को DU लिख दिया। तो ये फॉर्मूला है जब आपको इंटरनल एनर्जी पता हो, U का मतलब है इंटरनल एनर्जी, और CV निकालना हो तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हैं 1 मोल गैस के केस में, CV इज इक्वल टू DU अपॉन DT। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बेटा आपको जरूरत पड़ेगी एक और फॉर्मूले की, कैपिटल CP माइनस कैपिटल CV इज इक्वल टू R। मेयर फॉर्मूला ये आप जानते ही हैं। मेयर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग CP माइनस CV इज इक्वल टू R हुआ था। मेयर फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है? CP माइनस CV इज इक्वल टू R। अब आइए इसे एक बार लिखवा के भी देखूंगा, पूरा डेरिवेशन अभी समझा लूं पूरा। अब आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इसे बड़े ध्यान से सुनना। डिग्री ऑफ फ्रीडम की पहले डेफिनेशन बोलूंगा फिर समझाऊंगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड एज द मिनिमम कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी बॉडी की लोकेशन का सही पता लगाने के लिए जो कम से कम कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसे मैं एक एग्जांपल से दूंगा। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। देख बेटा सबसे पहले मान लो एक नैरो लेन है, वहां पर कोई कार खड़ी है, ना ये इधर जा सकती ना इधर जा सकती, नैरो लेन है। आप यहां बैठे हो, आपसे कोई पूछे कार की सही लोकेशन बताओ, तो आप सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बताओगे कि x की डायरेक्शन में 10 मीटर चले जाना, क्योंकि तुम्हें पता है वो y और z की तरफ तो जा ही नहीं सकती। एक कोऑर्डिनेट बोलते ही आपने बता दी। मान लो बेटा कार का मालिक आया या कोई कार को पूछता है कि भाई मुझे कार पे जाना है क्या करूं, तो एक कोऑर्डिनेट बताओगे कि भाई मेरे से 10 मीटर दूर चले जाओ, तुम वहां कार पे पहुंच जाओगे। एक कोऑर्डिनेट काफी है, तो ये है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक मैदान है, अब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम।
मैदान में एक भैंस बैठी हुई है। भैंस होती है IAS, इनविजिबल आफ्टर सनसेट। ये भैंस बैठी हुई है, आप यहां बैठे हो, आपको पता है कि भैंस कहां है, अंधेरे में दिख नहीं रही। अब भैंस का मालिक आया कि भाई साहब मुझे भैंस तक जाना है, बता दो। एक कोऑर्डिनेट से काम नहीं चलेगा। आप कहो भाई मेरे से 10 मीटर दूर चले जाओ, तो 10 मीटर इधर चला गया तो भी नहीं पहुंचेगा, 10 मीटर इधर चला गया तो भी नहीं पहुंचेगा, इधर चला गया तो पहुंच जाएगा, इधर चला गया नहीं पहुंचेगा। यानी 10 मीटर बताना अधूरी जानकारी है। यदि आप चाहते हो कि वो सच में भैंस तक पहुंच जाए तो 2 कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे कि भाई साहब पहले इधर की बाउंड्री के साथ 8 मीटर जाना और फिर इधर 6 मीटर चले जाना, तो आप भैंस पे पहुंच जाओगे। अब यदि वो 2 कोऑर्डिनेट मिल गए तो वो पहुंच जाएगा। ये है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 2 कोऑर्डिनेट से कम में यदि बताओगे तो पहुंचने के, मैं ये नहीं कह रहा हूं पहुंच ही नहीं सकता, लेकिन उसकी सही लोकेशन नहीं पता, अंदाजा है। तुमने कहा मेरे से 10 मीटर दूर चला जाओ, अब वो बाई चांस ही सीधे इधर ही चला गया तो वो मिल जाएगी, लेकिन ये तो नहीं श्योर शॉट कह सकते कि पक्का मिल जाएगी। अब आता है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3 कोऑर्डिनेट देने पड़ते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मान लो एक बर्ड है उड़ती हुई हमारे कमरे में पंखे पर आकर के बैठ गई, मैं यहां बैठा हुआ हूं। किसी की चिड़िया आई बहुत महंगी 50,000 रुपए की और मेरे फैन पे बैठ गई। अब मैं उसे 2 कोऑर्डिनेट से सही लोकेशन नहीं बता सकता। मैं कहूंगा भाई इधर की तरफ 6 मीटर जाना, इधर की तरफ 4 मीटर जाना, फिर 2 मीटर ऊपर जाना तो बर्ड मिलेगी। 3 कोऑर्डिनेट बताऊंगा तभी तो मिलेगी। मैं 2 कोऑर्डिनेट बताऊंगी 10 8 मीटर इधर जाओ, 6 इधर जाओ, तब तो नहीं मिलेगी क्योंकि बर्ड तो ऊपर है। तो 100 बात की एक बात, जो एक लाइन में चल सके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि नैरो लेन में कार एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो प्लेन में चल सके यानी इधर भी जा सके इधर भी जा सके, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जो उड़ भी सके, भाई बर्ड है इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है और उड़ भी सकती है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम समझने के बाद कि भाई 1 2 और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चलने के बाद अब आती है रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस आर दोज विच रिड्यूस द डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक बात बताइए, फिर से मैं बता रहा हूं रिस्ट्रिक्शन का यूज। एक भैंस यहां बैठी है, एक भैंस यहां बैठी है, आपसे कहें कि भाई इन दोनों भैंसों की डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, तो 4 कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे। कैसे? ध्यान से सुनो। पहले भाई एक आदमी को दोनों भैंसों के कंबाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। पहले तुम कहोगे भाई 4 मीटर इधर जाना 8 मीटर इधर जाना, पहली भैंस मिल गई 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। फिर तुम कहोगे 7 मीटर इधर जाना 3 मीटर इधर जाना, दूसरी भैंस मिल गई। टोटल दोनों भैंसों को यदि आपकी बताना है कहां है तो 4 कोऑर्डिनेट चाहिएंगे, तो अभी तक है 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस वो होती है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम को कम कर देती है। अभी 4 कोऑर्डिनेट के बगैर दोनों भैंसें नहीं मिलेंगी, लेकिन यदि मैं यहां पर दोनों भैंसों को एक रस्सी से बांध दूं तो ये रिस्ट्रिक्शन हो गई। अब ये दोनों भैंस बंधी हुई है एक साथ, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गई। अब तुम कहोगे कि 6 मीटर यहां जाना 4 मीटर इधर जाना और फिर रस्सी के साथ साथ 1 मीटर चले जाना। भाई दोनों भैंस बंधी हुई है तो तुम एक भैंस के तो दोनों कोऑर्डिनेट बता दोगे, लेकिन फिर दूसरी भैंस के दोनों बताने की बजाय ये कह दोगे रस्सी के साथ चले जाना। तो जब 2 चीजें बंध जाती हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है। यदि ये बंधी ना होती तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते 4, 2 इसकी डिग्री 2 इसकी डिग्री, यानी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती 4। लेकिन बंध गए तो वो रिस्ट्रिक्शन हो गई, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रह गई 4 - 1 यानी कि 3। अब इस कंसेप्ट का मॉलिक्यूल्स के केस में क्या रोल है, क्योंकि असली तो हमें टॉपिक डेरिवेशन करना है, सीपी निकालना है, सीवी निकालना है। मेरे बेटा एक मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। कारण एक अकेला गैस मॉलिक्यूल यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, उड़ते हैं गैस मॉलिक्यूल, तो जो तीनों डायरेक्शन में जाता है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डायएटॉमिक गैस, डायएटॉमिक में 2 एटम होते हैं, तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कायदे में होनी चाहिए 6, 3 इसके 3 इसके, लेकिन ये अपने बंधे हुए हैं तो 1 कम हो जाती है 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम।
जहां बंधे, बांधने को ही रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। दो चीजों के बीच का गैप फिक्स कर दिया तो रिस्ट्रिक्शन हो गई है। ट्राइएटॉमिक में दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लीनियर और दूसरा होता है ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर। सबसे पहले ट्राइएटॉमिक लीनियर, 3 एटम है और एक स्ट्रेट लाइन में है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा स्ट्रेट बनाता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तुमसे कहीं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, तो बेटा यदि ये बंधे ना होते तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इसकी होती, 3 इसकी होती, 3 इसकी होती, 9 होती। लेकिन इनका गैप फिक्स है, इनका गैप फिक्स है, तो 2 रिस्ट्रिक्शन है। सबसे इजी तरीके से बता रहा हूं मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। इसमें बताओ नॉन लीनियर जैसे वाटर मॉलिक्यूल होता है, कितने 108 डिग्री के आसपास में होता है, कितने डिग्री पे होता है वाटर मॉलिक्यूल में एंगल, केमिस्ट्री मुझे नहीं पता, वैसे ही बता रहा हूं, लेकिन होता है 108 ही लग रहा है मुझे कुछ। अब ये बताइए वाटर मॉलिक्यूल में यदि सारे मॉलिक्यूल अलग अलग होते तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, 3, 6, 3, 9 होती, लेकिन इनका गैप फिक्स, इनका फिक्स, इनका फिक्स, 3 रिस्ट्रिक्शन हो गई, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। ये हो गई 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर लीनियर नॉन लीनियर बताए ना, तो हम क्या माने? नहीं बताएंगे तो हम नॉन लीनियर मानेंगे, लीनियर नहीं मानेंगे। या तो हमें बता दो लीनियर है या नॉन लीनियर है, नहीं बताओगे तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, नॉन लीनियर है। अब तुम कहोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या फायदा मिला? बेटा एक है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में साइंटिस्ट ने रिसर्च करके पता लगाया हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बराबर एनर्जी मिलती है, हाफ के टी, जहां के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है R/N। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.31 जूल्स पर मोल्स पर केल्विन। अवोगाद्रो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23। सॉल्व करके ये 1.38 इंटू 10⁻⁻23 आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हाँ, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बराबर एनर्जी होती है हाफ के टी। बराबर का मतलब इक्वी, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर एनर्जी मिली हुई है। अब कहोगे सर समझाओ तो सही। अरे समझा रहा हूं, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि किसी की 3 है तो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी 3 इंटू हाफ के टी। यदि किसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो इंटरनल एनर्जी होगी 5 इंटू हाफ के टी, यानी जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम उतनी हाफ के टी जुड़ जाएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है तो इंटरनल एनर्जी होगी 6 इंटू हाफ के टी। ये है इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल का ही तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, वो एक मॉलिक्यूल का है। यदि 2 मॉलिक्यूल आ जाए तो 3 इसके 6 हो जाएंगे। तो ये जो ये फॉर्मूला है ये इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल है। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब मैं एक केस करता हूं, फिर उसके कुछ एक एग्जांपल बताऊंगा। जनरल केस, यदि किसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम है डी, कुछ बुक्स में एफ कहते हैं, कुछ में डी कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम है डी, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल होगी डी इंटू हाफ के टी, मतलब d/2 के टी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल कितनी होगी? एक मॉलिक्यूल की नहीं, एक मोल की। तुम ये बताओ, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है d/2 के टी, 2 मॉलिक्यूल होंगे तो इंटू 2, 3 मॉलिक्यूल होंगे तो इंटू 3। अब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 1 मोल में होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, तो उनकी एनर्जी निकालने के लिए इंटू n। क्लियर हुआ? अब ये 1 मॉलिक्यूल की है या 1 मोल की इंटरनल एनर्जी? 1 मोल की। लेकिन k तो हमारा बेचारा था R/N,
पहले ही बताया था K इज R अपॉन N, तो N से N कट गया तो हमारे पास आ गई इंटरनल एनर्जी, 1 मोल की बात चल रही है, इंटरनल एनर्जी हो गई D/2 RT। अब जरा आज के सबसे पहले टॉपिक पर जाओ। मैंने जब आज शुरुआत कराई तो मैंने कहा था CV का फॉर्मूला होता है du/dt, जहां 1 मोल गैस की इंटरनल एनर्जी तो थी भाई, 1 मोल को मिलने वाली हीट थी ये, और हीट की जगह du प्लस dw, dw 0 है, तो ये 1 मोल की इंटरनल एनर्जी है। किसकी? 1 मोल की। अब यदि ये 1 मोल की इंटरनल एनर्जी है तो 1 मोल की इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, तो CV क्या होता है? तो जवाब है du/dt। ये मत सोचो अभी समझ में आया नहीं आया, अभी इसके 2-3 केस और कराऊंगा। du/dt यानी d/dt ऑफ u is d/2r, d is डिग्री ऑफ फ्रीडम, d/2RT, d/2RT। इसीलिए कुछ बुक्स में यहां F कहा गया है, कभी आप इसे दूसरा डिफरेंशियल समझ लें। d/dt ऑफ u, d/dt ऑफ d/2RT, तो d/2R कांस्टेंट रह जाएगा, d/dt ऑफ t जो कि 1 होता है, d/dx ऑफ x 1, d/dy ऑफ y 1, d/dt ऑफ t 1। डिफरेंशियल नहीं आता? बिल्कुल नहीं, डिफरेंशियल तो आता है जो आपने पढ़ा। आप ये बताइए, यहां तक आ गया CV du/dt, u की वैल्यू क्या है? तो u की वैल्यू है d/2RT। ठीक है, आपने बताया था जी। कुछ बुक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम को d की जगह F लिखा गया है, बस ये बताया। ओके, मतलब दोनों अपनी जगह है। जैसे स्पेसिफिक हीट का सिंबल कुछ बुक्स में C है, कुछ में S है। टेम्परेचर का सिंबल कुछ बुक्स में T है, कुछ में थीटा भी है। तो ये कई वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो कुछ बुक्स में F लिखा मिलेगा, परेशान नहीं होना। तो ये हमारे पास आ गया, और d/dt ऑफ t ये तो खत्म होके बच गया, d/2R। दिस इज CV। ये फॉर्मूले जो मैं स्टार बना रहा हूं ये याद रहने चाहिए, न्यूमेरिकल में काम आएंगे। अब तुम कहोगे CP बताना, तो CP होता है CV प्लस R, CP माइनस CV इज R। तो आप d/2R में R जोड़ दो, CV इज d/2R, d/2 में R में d/2R में R जोड़ दो, तो R इंटू d प्लस 2/2 आ जाएगा, करके देख लेना। CV है d/2R, d/2R प्लस R, जगह कम है ओरली कर रहा हूं, R कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा d/2 प्लस 1, एलसीएम लोगे तो d प्लस 2/2। ये भी फॉर्मूला याद रखना CP का, ठीक है। अब गामा, गामा किसके बराबर होता है? CP अपॉन CV। अब इसे ये है CP, ये है CV, इन्हें डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। करके देख इसको इससे। नहीं, कौन आ रहा है? नहीं आज मत बोला उसे, अब मैं तो अब जाने का, मेरे से तो पूछ लिया करो। अभी सर वो एम पूछ रहे कि पूछ रहा है तो मेरे से तो पूछ लो कि मेरे, मैं वो रोज नहीं आ रहा तो मैंने उसका टाइम नहीं रख रखा था, अब उसे बुलाना तुम मंडे को। यार मंडे में आ जाना तुम। तो ये इसे इससे डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसा जो डेली आते हैं उनका तो टाइम रख रखा है, जो पता चला 15 दिन में, महीना भर में एक बार आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी चेंज करेंगे। चलो, तो 1 प्लस 2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इस चीज को रिकैप करने के लिए मैं मोनो, डाई, ट्राई के लिए अलग अलग करूंगा। सबसे पहले मोनो एटॉमिक जरा रिवीजन हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, इंटरनल एनर्जी क्या होगी एक मॉलिक्यूल की? 3 इंटू हाफ kT, एक मॉलिक्यूल की। तो एक ये 1 मॉलिक्यूल है, तो इंटरनल एनर्जी 1 मोल की क्या होगी? तो जवाब है 3/2 kT मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। जहां समझ में ना आए वहीं बता दो। अब K इज R अपॉन N, N कट गया तो क्या आएगी इंटरनल एनर्जी 1 मोल की? 3/2 RT। इसके बाद CV किसके बराबर होता है? CV होता है du/dt।
इसका डिफरेंशियल करोगे तो 3/2r तो बाहर आ जाएगा, बचेगा ब्रैकेट में dy dt ऑफ t दैट इज 1। तो cv की वैल्यू आ गई 3/2r। cp किसके बराबर होता है बेटा? cv प्लस r, यानी 3/2r प्लस r तो बन जाएगा 5/2r। और गामा किसके बराबर होता है बेटा? cp अपॉन cv, तो 5/2r डिवाइडेड बाय 3/2r, तो आंसर विल बी 5/3 यानी 1.67। सर इसमें सर CV इज इक्वल टू 3/2r है और सर प्लस नीचे सर एक और हो रहा है। एलसीएम लो, 3/2r प्लस r में r कॉमन, ब्रैकेट में 3/2 प्लस 1 5/2 हो गया ना। चलिए समझ में आ गया। अच्छा फिर एक और रिवीजन अब की बार आप लोग मुझे करवा दो। भाई मैं ले रहा हूं डायटोमिक, देख जिसने तरीके सीख लिए वो तो कोई सा भी गैस दे दो, कल को मैं कह दूं एक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 50 है, यही तरीका है। तो बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक की है 5, इंटरनल एनर्जी 1 मोल की 5 × ½ kT, फिर 1 मोल की पहले मॉलिक्यूल की तो 5 × ½ kT 5/2 kT, फिर 1 मोल की 5/2 kT इंटू n, सीधे लिख दो इंटरनल एनर्जी 5/2 RT। अब CV किसके बराबर होता है? तो जवाब है du/dt। इसका डिफरेंशियल तो 5/2r कांस्टेंट है, dy/dt ऑफ t इज 1, राइट। फिर इसके बाद Cp क्या होता है? Cv प्लस r, यानी 5/2r प्लस r 7/2r। और फिर गामा किसके बराबर है? Cp अपॉन Cv, यानी 7/2r डिवाइडेड बाई 5/2r, 7/5 1.4। जो पहले कराया था वो तो जनरल फॉर्मूला है, कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो वो निकल जाएगा। ये स्पेसिफिक है कि मोनो की, डाई की, ट्राई की। कई न्यूमेरिकल तो ऐसे आते हैं कि हाइड्रोजन गैस 5 मोल हाइड्रोजन गैस को 10 डिग्री से 70 डिग्री तक गर्म किया, बताओ एनर्जी कितनी लेगा? ठीक है बेटा। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया तो बच्चे कहते हैं NCV डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल दे दिए 5, डेल्टा टी 10 से 70 तक हो गया 60। फिर भगे आते हैं सर ये तो बताया नहीं CV क्या है, बताने के भी नहीं। हाइड्रोजन इज डायटोमिक, मन में करो, डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 तो U की वैल्यू 5/2 RT, CV की वैल्यू 5/2 R। तो आपको CV नहीं देंगे, जहां भी टिपिकल होता है वहां देते ही नहीं, 5/2 R। और R की वैल्यू है 8.31 जूल्स पर मोल्स पर केल्विन। कई बार तो स्मॉल c नहीं देते। भाई एक बात बताओ, कैपिटल C किसके बराबर है? m इंटू स्मॉल c। कैपिटल C निकालना मैंने सिखा दिया, CV भी CP भी। 1 मोल का मास आप सब जानते ही हो, हाइड्रोजन है तो 1 मोल का हाइड्रोजन गैस का मास कितना है? 2। 1 मोल वाटर का मास कितना है? 18, यानी वो भी आपको नोन है, तो स्मॉल c निकल जाएगा। ये तो हम बता देते हैं कि भाई वाटर का स्मॉल c इतना है, याद कर लो। नहीं तो यदि एग्जाम में वो ना दे तो भाई साहब आप कह नहीं सकते उनसे, क्योंकि ये एक कंसेप्ट है पढ़ाने वाला। क्लियर हो गया? अच्छा ट्रायटोमिक का मैं निकलवाऊं या निकाल लोगे? यही सब CP CV R गामा। ट्रायटोमिक लीनियर की डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने आप मन में सोच के बताओ, 3 + 3 + 3 9, 2 रिस्ट्रिक्शन 7। तो 1 ओरली पूछ रहा हूं, 1 मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी 7 × ½ kT, यानी 7/2 kT है ना। और फिर 1 मोल की 7/2 kT इंटू R, यानी 7 वो N, यानी 7/2 RT। और फिर इसके बाद अगले स्टेप भी आप मतलब अब तो सारे वही स्टेप्स हैं फॉलो करने हैं। तो फिलहाल रिकॉर्डिंग रोक दूं, फिर देखता हूं समझ में आया नहीं आया, बात करते हैं।